शुरू कर लिया रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, ये तो अपन को पता चल गया कि n1 का वैल्यू 2 है और n3 का वैल्यू 3 है। अच्छा चल फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। अब मुझे ना फ्रीक्वेंसी थोड़ा याद नहीं है, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/t। 1/t का मतलब हो गया v बाय, मतलब ऐसे वेलोसिटी है, स्पीड बाय डिस्टेंस। स्पीड होता है वेलोसिटी उस शेल का और डिस्टेंस होता है 2πr उस शेल का। वेलोसिटी में मतलब z बाय, मतलब वेलोसिटी अपन ऐसे करते हैं z बाय n, और रेडियस होता है n स्क्वायर बाय z, ऐसे हो जाता है। तो अपन कहेंगे अच्छा ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लिया मैंने, बाकी सब कांस्टेंट को हटा दिए, क्योंकि रेशियो बताना है तो ऑब्वियस सी बात है ना। रेशियो ऑफ द फ्रीक्वेंसी है तो कांस्टेंट वाले पार्ट तो कैंसिल हो जाएंगे, अपन ने क्लास में भी किया था। यस सर। तो इसको प्रोपोर्शनलिटी ले लेते हैं अपन, तो z स्क्वायर बाय n क्यूब आ रहा है मेरे पास। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द वन शेल डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू शेल। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द शेल 1 मतलब z स्क्वायर अपॉन n क्यूब का वन शेल, और ये कौन सा शेल था, सेकंड शेल ले लेते हैं, तो ये n1 हो गया अपने लिए, और z स्क्वायर अपॉन n क्यूब ऑफ ये हो गया अपने पास क्या, n क्यूब ना, सेकंड वाले का। तो ये थर्ड शेल के लिए हो गया। तो अपन ठीक है प्रोपोर्शनलिटी से कैलकुलेट करके बता देता हूं मैं। तो ये कितना आ जाएगा, तो z तो 1 हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन की बात कर रहे हो आप। तो मुझे क्या करना चाहिए, तो मुझे लिखना चाहिए n2 का क्यूब डिवाइडेड बाय n1। n2 का क्यूब कितना होगा, n2 मतलब अपने ये n2 था ना, तो मैं n2 लिखा था, n2 इज 3, तो 3 का 27/8। क्यूब ले लेते हैं और डिवाइड बाय 2 का क्यूब ले लूं, लो बाय 20 यस कर सर। लो, ये आंसर आ रहा है मेरा। देखो अगर डाउट है तो, है डाउट, अगर किसी को डाउट है तो उसकी जिम्मेदारी है वो बोल देगा कि मुझे समझ में नहीं आया, फिर से बताओ। आप जितने बार बोलोगे उतने बार डिस्कस कर सकते हो। सर अंडरस्टूड। ठीक है, क्लास मिस कभी नहीं होनी चाहिए किसी की भी, एक बात ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 और 3 भी है, तो 4 और 3 पे चलते हैं। ठीक है, नहीं अभी तो सब 8 भी है ना, 8 भी कर लेता है। देख, in a certain electronic transition of hydrogen atom from the initial state to the final state, the difference in the orbit radiuses r1 and r2 is 7 times the Bohr radius. ठीक है भाई, मतलब this difference between the initial और final is 7 times the Bohr radius. अब बोर रेडियस मतलब अपन को पता है भाई, अपन को वो बोल रहा है कि एक ट्रांजिशन हुआ, इनिशियल स्टेट है और फाइनल स्टेट है, रेडियस फाइनल रेडियस इनिशियल, तो रेडियस के फॉर्मूले अपन को पता है। द डिफरेंस इन द रेडियस r1 r initial minus r final, ये द डिफरेंस इन दिस is 7 times the Bohr radius is equal to 7 times the Bohr radius. 7 times of radius मतलब हाइड्रोजन, Bohr radius is हाइड्रोजन। आइडेंटिफाई द ट्रांजिशन, वो कौन सा ट्रांजिशन था जो अपन को बता। तो अगर अपन चेक करें कि भाई 7 टाइम्स लेना है अपन को, तो इसमें अपन पता क्या करें, सर 7 टाइम्स द फर्स्ट बोर रेडियस। 7 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट बोर रेडियस ना, हाँ तो अपन ने वही लिखने वाले अपन, तो बोर रेडियस का मतलब ही मेरे लिए फर्स्ट बोर रेडियस। अपन यहाँ पर लिखेंगे भाई 0.529। अब कोई ऐसा हो सकता है कि जिसको नहीं समझ में आया तो मैं उसके लिए पूरा लिख देता हूँ। तो एन आई अपॉन जेड, जेड तो 1 ही रहेगा क्योंकि बोर रेडियस की बात, एटम तो एक ही होगा, तो जेड अपन नहीं लिखते, लिख लेते हैं, मतलब बाद में कैंसिल कर देते हैं। 0.529 इंटू एन फाइनल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय जेड कर देता है। दिस इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ बोर रेडियस का मतलब 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, एन इक्वल टू 1 हो जाएगा, जेड इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है। तो मेरे पास ये तो कैंसिल हो जाने कॉमन लेके, तो इसका मतलब मेरे पास n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये n इनिशियल और फाइनल था, n1 n2 मतलब इनिशियल फाइनल है, दैट इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ n, दैट इज द 1, मतलब ये मुझे 7 टाइम्स आना चाहिए। तो देखते हैं ना, इसमें सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लेते हैं किसमें 7 टाइम आएगा। अपन 7 टाइम, अगर 7 का डिफरेंस चाहिए, हाँ मिल गया मुझे। अगर मैं इसको 4 का स्क्वायर कर लेता हूं तो 16 होगा, और 3 का स्क्वायर करता हूं तो 9 हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस 7 आ रहा है। अगर मैं 5 से 3 लिखता तो मैं कहता उसका डिफरेंस, ये क्वेश्चन तो मैं ऑप्शन देख के ही बता देता,
4 to 1 मतलब 16 - 1, फोर्थ शेल से फर्स्ट शेल, ये डिफरेंस तो 15 आ रहा है, फर्स्ट कैन नॉट बी द आंसर। फिर अपन कहते हैं 4 to 2 मतलब 16 - 4, ये तो 12 आ रहा है ना, ये आंसर नहीं हो सकता। 4 to 3 मतलब ये आ गया मेरे पास आंसर कितना आ रहा है, 16 - 9, हाँ ये 7 आ रहा है, ये करेक्ट आंसर है। 3 to 1 मतलब 9 - 1, ये तो 8 आ रहा है, ये तो गलत है। एन स्क्वायर लिया ना, डिफरेंस अपन को पता है ना, इन दोनों का डिफरेंस कितना 7 आना चाहिए, तो अपन को पता चलता, ऑप्शन भी गिवन थे। चलो भाई ठीक है, समझ में आ गया अपन को। अब फोर्थ वाला चेक करते हैं। फोर्थ वाले में गिवन है अ वेवलेंथ ऑफ 400 नैनोमीटर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस करस्पॉन्ड टू फ्रीक्वेंसी। अब वेवलेंथ गिवन है तो अपन फ्रीक्वेंसी, वेव नंबर, मोमेंटम और ये वैल्यू अपन को चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि नैनोमीटर्स में मुझे गिवन, तो अपन को सारी ऑप्शन गिवन तो कैलकुलेट करना होगा। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा, तो सी इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जल्दी से जरा यूनिट देखते हैं, हर्ट्ज गिवन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपन को। इसको मीटर लेना है, इसको मीटर लेना है। मीटर मतलब 400 × 10⁻⁷ कितना होता है माइनस में, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं ना, तो अपन इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करोगे तो अपन कहेंगे क्या, 10⁻⁷ है ना, तो 3/4 इंटू कितना आ जाएगा अपने पास, दैट इज 100 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 10⁻⁻7, 7 को ऊपर लेके जाऊंगा तो 8 और 7 कितना होता है, 15। तो 10⁻15 आ गया, तो ये आ गया 0.75 इंटू 10⁻15 मतलब 7.5 इंटू 10⁻14 आ गया। लो भाई ए ऑप्शन आ गया। अब अपन कहेंगे अच्छा इसमें ऑल आर करेक्ट गिवन है, तो एक और कैलकुलेट करूंगा, जो भी जल्दी से कैलकुलेट कर दूंगा। अगर 2 करेक्ट है तो ऑल ऑफ दीस लगा दूंगा, क्योंकि आपने 1 ऑप्शन करेक्ट कहा है। सो मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, चलो मोमेंटम ही कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन उसके लिए मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल चाहिए मुझे, उसके लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए होगी। तो चलो वेव नंबर ही कैलकुलेट कर देते हैं। वेव नंबर इज 1/λ। 1/λ मतलब 1/400 मतलब इंटू 10⁻⁻9, तो ये आ जाएगा 10⁻⁻7 डिवाइड बाय 4 मतलब 2.5। ये 1/4 का मतलब हो गया 0.25, सो 0.25 इंटू 10⁻7 होगा, 0.25 इंटू 10⁻7 आ गया मेरे पास। तो ठीक है ना, अपन इसको क्या लिखें, 2.5 इंटू 10⁻6 पर मीटर, ये सही है। यस सर। आंसर इज डी, ठीक है ना। और मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल के लिए अपन को मास ऑफ पार्टिकल इनटू वेलोसिटी चाहिए, तो अपन कहेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, v इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाएगा, तो अपन बता देंगे। चल भाई इसको हटाते हैं। अब आपने कहा क्वेश्चन नंबर 3 की बात की है, तो 3 में तो मतलब इट इज थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, तो सॉल्व भी नहीं करना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। कैथोड रेज आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बट एनोड रेज आर नॉट। नहीं, दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होंगे, वेव्स कोई भी होता है अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही बोलते हैं, क्योंकि दोनों में इलेक्ट्रिक करंट है, और इलेक्ट्रिक मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वो तो आपने बताया था। ऐसे अगर मैग्नेटिक रेडिएशन है तो इस टाइप से उससे परपेंडिकुलर जो होगा वो इलेक्ट्रिक रेडिएशन होंगे। Electromagnetic waves need a material medium to propagate. No, they can travel in vacuum. अपन ने तो वैक्यूम जनरेट किया था ग्लास ट्यूब में। No, no, no. Electromagnetic waves have many different frequency. ये करेक्ट है। Why it is so? उसमें many different frequencies, क्योंकि हर एक पार्टिकल का एक जैसा एनर्जी थोड़ी होगा, अलग अलग हो सकता है, क्योंकि अलग अलग वेवलेंथ हो सकते हैं पार्टिकल के। भाई एक फोटोन का वेवलेंथ एक जैसा हो सकता है, तो अपन अलग अलग बोल सकते हैं। Electromagnetic waves consist of some material particle traveling with the speed of light. No, no, no. अगर पार्टिकल है तो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर क्या होगा, कैसे हो सकता है? इट विल बी लिटिल लेस देन स्पीड ऑफ लाइट। अगर मटेरियल पार्टिकल है तो डी वाला इसलिए गलत है क्योंकि उसमें उन्होंने एग्जैक्टली स्पीड ऑफ लाइट के बराबर बोल दिया। अपन कहेंगे अगर मटेरियल पार्टिकल है तो उसमें मास होगा, और मास होगा तो उसकी वेलोसिटी लाइट के बराबर नहीं हो सकती, क्योंकि जिसकी वेलोसिटी लाइट के बराबर होगी उसको अपन मासलेस कंसीडर करेंगे, उसमें अपन मास कंसीडर नहीं करते। सर हाँ बोलो। सर फोटॉन्स का कोई मास नहीं होता क्या? होता होगा, तभी तो अपन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कर लिया, इधर से फोटोन को मार के और इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दिया, जबकि इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, इसलिए ऐसे कैसे हो सकता है कि फोटोन का मास नहीं होता है। अपन ने पढ़ा ना, लाइट हैज पार्टिकल एज वेल एज वेव कैरेक्टर। अगर किसी का पार्टिकल कैरेक्टर है तो उसमें मास होता है। बोलो सर आप 6th वाला भी एक बार बता सकते हैं? फिर मैं एक ही बार बताऊंगा क्योंकि तुमने कहा एक बार बता सकते हैं, ठीक है।
चल बताता हूँ मैं, है? अच्छा, तो हाँ, फोटोन का मास 4.2 10 की पावर माइनस नहीं 1.8 10 की पावर माइनस 42 ग्राम्स। लेकिन सर जरूरत तो क्या है? उसकी स्पीड लाइट के जितनी कैसे हो सकती किसका? लेकिन ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो गया ना, खत्म हो गया उसका। भाई है? लाइट ओके की सर। स्पीड के बराबर इसलिए फोटोन का वेलोसिटी क्योंकि वो मासलेस में कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो मास है ही नहीं उसमें। ओके बट सर। अगर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट, तभी तो मैंने ड्यूल कैरेक्टर की बात की कि उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी होगा और वेव कैरेक्टर भी होगा, तभी तो ड्यूल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं अपन, ओके सर। है ना? तो वो अब मुझे भी कैसे, मैंने थोड़ी कोई कैलकुलेट किया, मैंने तो गूगल सर्च मारा कि यार फोटोन का मास कितना होता है, मुझे वहां से पता चल गया। आजकल सबसे बढ़िया बात तो यही है ना, बस ये है कि फोन हाथ में आता है तो गेम खेलना शुरू कर देते हैं। गूगल सर्च नहीं मारते काम की बात को। चलो देखते हैं, अच्छा है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मतलब ये मेरे साथ होता होगा, तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम लोग तो अच्छे बच्चे हो, पढ़ते हो। मैं ऐसे करता हूँ, अगर एक बार फोन हाथ में आ गया इसका मतलब गेम खेलना शुरू। चलो देखते हैं। अब तुम लोग पूछोगे सर आप भी गेम खेलते हो, क्यों नहीं खेलूंगा? चलो ठीक है। हाँ, तो इसको हटा देता हूँ, है अपन सिक्स वाले को देख लेते हैं। Which of the following statement about the electromagnetic radiations is incorrect पूछ रहा है। एक बार ध्यान देना है, जो भी करेक्ट और इनकरेक्ट वाला पार्ट होता है ना उसे अंडरलाइन कर दिया करो। एक मिनट रुकना। तो जो भी करेक्ट और इनकरेक्ट वाला पार्ट होता है ना उसे अंडरलाइन कर दिया करो। इंफ्रारेड रेडिएशन हैव लार्जर वेवलेंथ देन एक्सरेज, दैट्स करेक्ट। अपन ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में आईआर तो बहुत ऊपर लिखा था और एक्सरेज बहुत नीचे, और अपन ने कहा था ये तो रेड के बाद है, मतलब यहाँ पर वेवलेंथ बढ़ रहा है। तो उसने वही पूछा अपन से, दे हैव लार्जर वेवलेंथ, यस, एक्सरेज का तो बहुत छोटा होता है। वहां पर अपन ने लिखा था ना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, दैट्स करेक्ट। द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल रीजन इज लेस देन दैट ऑफ यूवी रीजन। चलो देखते हैं, ये विबग्योर लिखा था और यहाँ यूवी रीजन था, ये अपने पास लिखा था। तो इसका एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा होगा तो फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होगा यूवी का, और इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा क्योंकि एनर्जी कम है, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो द फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिबल रीजन इज लेस देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूवी रीजन, दैट्स करेक्ट, क्योंकि यूवी का एनर्जी ज्यादा है विजिबल से, so that's correct. Gamma rays have larger wave number than microwaves. तो लार्जर वेव नंबर का मतलब है अगर ये ज्यादा होगा तो वेव नंबर कम हो जाएगा। तो अपन कहेंगे भाई गामा तो आपने यहाँ एक्सरेज के बाद लिखा था, तो इनका वेवलेंथ तो बहुत छोटा होता है। अगर किसी का वेवलेंथ छोटा होगा तो वेव नंबर बड़ा होगा, तो गामा का वेव नंबर बड़ा होगा, तो गामा रेज हैव लार्जर वेव नंबर। हाँ ठीक है, क्योंकि अगर वेवलेंथ छोटा है तो वेव नंबर बड़ा होगा। देन माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव तो इधर होंगे, तो यहां से यहां वेव नंबर बढ़ेगा क्योंकि वेवलेंथ डिक्रीज होता है। वेवलेंथ क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि एनर्जी बढ़ती है। द वेलोसिटी ऑफ गामा रेज इज मोर देन दैट ऑफ आईआर रेडिएशंस, तो इनकी वेलोसिटी इससे ज्यादा होती है आईआर से। तो अपन कहेंगे देख भाई, जिसका मास कम होगा ना, जिन रेडिएशंस का जिसमें एनर्जी कम होती है, जिसका अपन ऐसे बोल देते हैं इसमें एनर्जी ज्यादा है इसलिए इसका मास ज्यादा है, तो अपन कहेंगे द वेलोसिटी ऑफ गामा रेज इज मोर देन दैट ऑफ आईआर रेडिएशंस। तो वेलोसिटी ऑफ गामा रेज इज मोर देन दैट ऑफ आईआर रेडिएशंस, तो वेलोसिटी तो अपन गामा रेडिएशंस का, तो अपन कहेंगे अब रेडिएशंस में वेलोसिटी बोलना तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं इससे बोल रहा हूँ E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। वो आइंस्टीन ने जो फॉर्मूला दिया था, उसने कहा था अपन मास को कैसे एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो अपन देख सकते हैं। तो अगर अपन इन सब में चेक करें तो इसमें पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा होगा क्योंकि ये ज्यादा डेंजरस होते हैं, ज्यादा स्पीड से अपन को स्ट्राइक करते हैं, मतलब इनका मास ज्यादा होता होगा, और मास ज्यादा है तो वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर मेरा मास ज्यादा है तो मैं तेज नहीं भाग पाऊंगा, अगर मेरा मास कम है तो मैं बहुत स्पीड से भागूंगा। तो अपन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से थोड़ा बता सकते हैं। सर हाँ बोलो।
सर इंस्टेड क्या हम v इज इक्वल टू c बाय लैम्डा वाला फॉर्मूला से कुछ रिलेट कर सकते हैं इसे? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा से। यस सर। इसका वेवलेंथ छोटा होगा तो अगर वेवलेंथ छोटा होगा इसका तो अपन कहेंगे ये छोटा होगा तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगा तो एनर्जी ज्यादा होगी, एनर्जी ज्यादा होगी तो मास भी ज्यादा होगा। हाँ कर सकते हैं, लेकिन सारे ही फॉर्मूले एक दूसरे से कोरिलेटेड तो है। वो भी तो एनर्जी से ही बता रहा हूँ, मैंने तो इजीएस्ट वे में यस बताया सर। है ना। तो वो ये भी तो वही सर बता रहे हो आप, एनर्जी तो लिखा ही हुआ है ना आपने। सर वेलोसिटी वाले फॉर्मूला से भी कर सकते हैं ना? हाँ सर, कर फ्रीक्वेंसी सकते इंटू हैं, लैम्डा वाला। कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो अपन इसे बता सकते हैं। तो उसमें वो अपने पास गलत था, उसने अपन को लिखा था कि the velocity of gamma rays is more. No, their velocity should be less because their mass is more. They have more particle character. सिक्स्थ वाला हो गया। अब अपन डीपीपी नंबर 7 की बात करते हैं। सेवेंथ वाला डीपीपी में काफी सारे क्वेश्चन मैं वन से डिस्कस कर लेता हूँ। इसमें क्या गिवन है अपन को? फर्स्ट वाले में गिवन था अपन को द करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट स्टेटमेंट? एक मिनट है थोड़ा, हाँ ठीक है। Which of the following is a correct statement? The ratio of E by M ratio of H and helium. ठीक है, 1/2। तो E by M रेशियो अगर लिखूंगा मैं, H पॉजिटिव दे रखा है, हाँ इसलिए मतलब अपन ऐसे H पॉजिटिव मतलब प्रोटॉन हो गया, तो चार्ज इसमें 1.602 हो गया इंटू 10 के पावर -19 हो गया, और डिवाइड बाय करूंगा दैट इज हाइड्रोजन का मास 1 AMU मतलब 1.67 10 के पावर -20। इसमें अगर अपन कैलकुलेट करेंगे तो चार्जेस 1.602 इंटू 10 के पावर -9 और मास तो 4 AMU हो गया, मतलब इसको 1 AMU लिख लेते हैं, ये 4 AMU हो गया। ये तो कैंसिल हो गया, 4/1 आ रहा है मेरा आंसर, मतलब ए ऑप्शन गलत। किसी को डाउट नहीं? सर 4/1 नहीं 1/4 हो। नहीं 1/4 आ रहा है, अच्छा भाई 1/4 आ रहा है, चलो तो जो भी करे होगे तुम देख लेते हैं। मतलब 1.602 10 के पावर -19 डिवाइडेड बाय 1 और मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 1.602 इंटू 10 की पावर -9, ये आ रहा था अपने पास। तो 4/1 आ रहा है। अब बताओ मैंने क्या कहा था? 1/4 कहा था मैंने? नहीं सर सॉरी। नहीं हो सकता है, अरे मैंने हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, ऐसे थोड़ी है कि नहीं नहीं जो मैं बोल रहा हूँ सही है। हो सकता है, इसलिए मैंने लिखा कि हो सकता है यार मुझसे गलती होगी, लेकिन जल्दबाजी में मतलब एकदम गलती हो जाए तो इसलिए मैंने लिख लिया, भैया लिख के देख लो। इसलिए मैं तुम लोगों से भी बोलता हूँ भाई, बगैर लिखे ना कोई भी चीज को आंसर नहीं दिया करो। अब वो गलती कभी कभी मुझसे भी होती है, मैं जल्दबाजी में गड़बड़ कर दूं, इसलिए तुमको भी सिखाना चाहता हूँ जल्दी में गलती नहीं करना। चल दूसरा सर वाला बी ऑप्शन देखते हैं। अब ई बाय एम रेशियो मैं एक और कैलकुलेट करके बताऊंगा, उसके बाद नहीं बताऊंगा, अपने आप कैलकुलेट करना तुम लोग। हीलियम आयन है और लिथियम आयन है, और लिथियम आयन है, लिथियम 2 पॉजिटिव है ना, हाँ ठीक है चलेगा। अपन क्या करेंगे ना, हीलियम को लिखते हैं ऐसे, चार्ज तो हो गया 1.602 10 के पावर -9 और डिवाइड कर लेते हैं इसका 4 AMU लिख लेते हैं, और डिवाइड बाय इसके लिए 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 1.602 10 की पावर -9 और डिवाइड बाय इसका एटॉमिक मास कितना होता है हीलियम का, लिथियम का कितना होता है 7, तो ये 7 AMU आ गया। तो ये तो क्या करें अपन, ये हो जाएगा 1.602 10 की पावर -90, वो ई ही लिख देता हूँ इसको, है ई लिख लेता हूँ, E/4 मल्टीप्लाई बाय 7/2E, 7/8 आ रहा है, ई तो कैंसिल हो जाएगा, वो चार्ज है। इतना बड़ा नंबर काय को लिखें, जितना चार्ज है वही लिख देते ना, 2E। तो अपना 7/8 आंसर आ रहा है, ये लेते गिवन है, ये तो आंसर आ गया। अब नहीं कैलकुलेट करके दिखाने वाला, तुम बोलो तो सी वाला करूं या नहीं, कर लोगे? हाँ सर कर ले। ठीक है, तो सर लिथियम अपन को गिवन था 2E/7 AMU, और बेरिलियम अपन को गिवन था कितना, 3E/, बेरिलियम का मास कितना होता है, 9 होता है,
चलो भाई अपने आप ही कर लेना, बोलो सर एक डाउट। बोलो। सर हम लोग लाइक ऐसे E/M रेशियो या नॉर्मली कभी चार्ज लिखते हैं तो हम लोग चार्ज में बेसिकली क्या लिखते हैं, प्रोटॉन या फिर कोई भी लिख लो ना चार्ज को, E/M नहीं रेशियो मतलब स्पेसिफिक चार्ज होता है, तो अपन क्या करेंगे वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज इसलिए लिख लेते हैं। आप इलेक्ट्रॉन लिखो या प्रोटॉन लिखो, ये नेगेटिव चार्ज तो वैसे भी कैलकुलेशन में आते ही नहीं ना। सर जैसे फॉर एग्जांपल कोई आयन का लेते हैं तो उसका अगर फॉर एग्जांपल 3+ है तो उसमें हम लोग चार्ज क्या लेंगे? लिखा तो था मैंने, यहाँ पर अभी तो लिखा मैंने 2E। तो सर वो जो 2 इलेक्ट्रॉन गए हैं वो हम लोग मेंशन करते हैं या फिर क्या? जो इलेक्ट्रॉन गए हैं वो मेंशन करते हैं, ओके सर। मतलब जो वैलेंसी होता है ना वो बताते हैं। जैसे यहाँ पर लिखे थे ना, तो लिथियम +2 था और बेरिलियम +3 था, तो मैं इसको लिखूंगा 2E डिवाइडेड बाय 7 AMU, और ये हो गया मेरे पास बेरिलियम है तो इट विल बी 3E डिवाइडेड बाय 9 AMU। ठीक है, अच्छा मतलब जो 3 इलेक्ट्रॉन गए उसका चार्ज लिख। ओके सर। थर्ड वाला देखते हैं अपन है, विजिबल स्पेक्ट्रम कंटेन्स अ लाइट ऑफ विबग्योर। ठीक है, इन द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ दिस मच, उसने फ्रीक्वेंसी दे रखा है अपन को विबग्योर का कि कितना फ्रीक्वेंसी आता है, VIBGYOR। तो इसमें अपन ने वेवलेंथ लिखा था ना, इन्होंने फ्रीक्वेंसी दिया अपन को कि ये फ्रीक्वेंसी। फाइंड आउट द मैक्सिमम वेवलेंथ इन दिस रेंज। उसमें मैक्सिमम वेवलेंथ क्या निकालना है अपन को, इसमें अपन को पता है मैक्सिमम वेवलेंथ इससे आएगा रेड से, तो रेड के लिए कितना दिया, वॉयलेट तो आपने 7.5 इंटू 10 की पावर 14 दिया था, और इसको आपने फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है 4 इंटू 10 की पावर 14 दिया है हर्ट्ज, तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू C बाई लैम्डा कर देते हैं, तो लैम्डा कैलकुलेट कर देते हैं। लैम्डा पूछा है अपन से तो बता देंगे अपन, लैम्डा कितना आएगा अपने पास, तो अपन कहेंगे भाई लैम्डा विल बी इक्वल टू C कितना है 3 इंटू 10 की पावर 8, और फ्रीक्वेंसी कितना है 4 इंटू 10 की पावर कितना 14। तो अपने पास कितना आया, लैम्डा विल बी इक्वल टू 3/4 7.5 into 10 to the power -7 इंटू 10 की पावर -7। तो अपन क्या करते हैं, इसको 10 की पावर -10 कर देते हैं, तो 7500 इंटू 10 की पावर -10। अब इसको हटाते हैं ताकि अपन इसको 7500 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट लिख लें, क्योंकि जब ये लिखा होगा तो अपन क्या करेंगे, इसको एमस्ट्रॉन्ग यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो मीटर्स में आ जाएगा। अब बताओ, कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं है किसी को डाउट? सर फिफ्थ का आंसर बी आ रहा है शायद। फिफ्थ का आंसर एक बार चेक कर लेते हैं, वैसे वो सर्किल कर रखा है, अपन देख लेंगे, कोई डाउट होगा तो बता देता हूँ। The energies E1 E2 of the two electronic transitions are given to me। ठीक है भाई, मुझे E1 25 गिवन है और E2 मुझे गिवन है दैट इज 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर respectively the relation between their de Broglie wavelength, no, de Broglie wavelength अभी छोड़ देते हैं। एनर्जीज गिवन है तो अपन डी ब्रॉगली वेवलेंथ बताना पड़ेगा। एक्चुअली डी ब्रॉगली वेवलेंथ इज लाइक दिस 12.36 है, 26 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ ये एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अपन इसको लिखेंगे तो ये एंगस्ट्रॉम यूनिट में आ जाएगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ आ जाएगा। लेकिन मैं अभी पहली बात ये, जब उसमें डी ब्रॉगली वेवलेंथ दिखा है तो मैं क्यों बताऊं, मैं नहीं बताने वाला। जब पढ़ाया नहीं ना तो उस कंसेप्ट को मत पूछो, क्योंकि जो कंसेप्ट पढ़ाया नहीं उसके बारे में अपन को पता नहीं, आप बता दोगे तो हमें फायदा क्या। पहले आप पढ़ाओ, उसके बाद हमें करने दो, आप मत बताओ। सेवेंथ वाले में अपन कहेंगे फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। तो देख ले भाई, जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है उसके लिए वैलिड नहीं है। हीलियम आयन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन एटम 1 ही इलेक्ट्रॉन होगा, लिथियम 2+, H पॉजिटिव में तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं होगा, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन तो होना चाहिए ना, तभी तो बोर मॉडल इज एप्लीकेबल फॉर
1 इलेक्ट्रॉन। लो भाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन था अपन को, if the radius of the Bohr orbit of the hydrogen atom is r, then for lithium ion it will be। अच्छा देख भाई, अगर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम या हाइड्रोजन के लिए है 0.259 इंटू एन स्क्वायर बाय जेड है, तो लिथियम आयन के लिए अपन क्या करेंगे, अपन क्या करेंगे, ये भी 0.2591 और क्या होगा 0.529 होगा इंटू एन स्क्वायर बाय जेड, इसमें भी होगा। लेकिन इसके लिए हाइड्रोजन एटम है तो 1 होगा, इसके लिए जेड है तो 3 होगा, तो अपन 1/3 बोल देंगे भाई। इसके लिए अपन रेशियो ले लेते हैं, हाइड्रोजन एटम ये होगा, रेडियस ऑफ लिथियम आयन ये हो गया, दैट इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये एन स्क्वायर हो गया ऑफ हाइड्रोजन एटम और डिवाइडेड बाय जेड होगा, और ऊपर जेड आएगा और एन स्क्वायर ऑफ लिथियम आयन हो जाएगा। तो बता देंगे अपन, इसमें जेड का वैल्यू 3 है तो मल्टीप्लाई बाय जेड भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर 3 आएगा नीचे 1 आएगा। तो लो भाई हो गया अपने पास, अगर दोनों का रेडियस का नंबर एन का नंबर सेम ले लो तो कितने टाइम्स आएगा अपन बता दें। सो रेडियस ऑफ अपन से क्या पूछा था, लिथियम का, तो इसका वैल्यू कैलकुलेट करो ना इसमें, तो अपन क्या लिखें, रेडियस इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर, एन का वैल्यू सेम हो जाएगा, सो एन इज इक्वल टू सेम है, एन इज इक्वल टू एन फॉर हाइड्रोजन इज इक्वल टू एन फॉर लिथियम। तो अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे लिथियम आयन के लिए अगर लिखना है तो ये डिवाइड बाई 3 RH में, ये मेरा आंसर। पढ़ो क्वेश्चन को और फिर बताओ अगर डाउट है तो। सर लेकिन हमने ये कैसे आइडेंटिफाई किया कि दोनों का एन सेम है? हाँ, क्योंकि उसने कहा ना अपन से क्वेश्चन में, इफ द फर्स्ट बोर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज दिस, तो फर्स्ट रेडियस ऑफ लिथियम इज, क्योंकि ओके लिथियम सर। का नंबर नहीं गिवन ना। यस सर। ठीक है, अब दूसरा चेक कर, 10th वाला है, 10th वाले में गिवन है the value of R will be maximum for which of the following gases। R मतलब कांस्टेंट की बात कर रहा है वो, PV is equal to NR। तो अपन कहेंगे भाई R का वैल्यू तो सभी के लिए सेम होता है, अलग थोड़ी होता है, R तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, भाई किसी भी गैस के लिए मोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर हो सकते हैं, R तो कांस्टेंट है, सो इट विल रिमेन सेम फॉर ऑल गैसेस। 13 वाला, सर हम कभी भी रेडियस को कैपिटल आर से डिनोट नहीं करेंगे ना? नहीं, फॉर गैसेस बोला है उसने, तो इसका मतलब अंडरस्टूड है कि वो टॉकिंग अबाउट P इक्वल टू NR2। ओके सर। सर कैन यू एक्सप्लेन दिस वंस अगेन? क्या 10th वाला आप फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? 10th वाला फिर से एक्सप्लेन करो, कर दिया। द वैल्यू ऑफ R will be maximum for which of the following gases, एटम नहीं कहा, तो गैसेस का मतलब है कि वो आइडियल गैसेस की बात कर, तो अपन ने लिखा था भाई प्रेशर, ये वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT डिवाइड बाय P, तो PV विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NT। तो ये जो क्या था, R क्या था फिर, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। अभी कोई कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट ही रहेगा ना, वो चेंज थोड़ी होगा हर एक गैस का, वरना याद कैसे रखेंगे इतने सारे गैस। चलो भाई दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या सबको समझ में आया? अगर किसी को डाउट होगा तो वो पूछेगा। चलो क्वेश्चन नंबर 13 में, इफ द वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम V इज रिलेटेड टू द मास नंबर, तो पता है अपन को रेडियस इज इक्वल टू होता है 1.33 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 इंटू 8 टू द पावर ऑफ 1/3, ये सेंटीमीटर। सो वॉल्यूम इज रिलेटेड टू द मास नंबर, ठीक है। अगर मुझे रेडियस गिवन है तो मुझे पता है क्या, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 8 टू द पावर ऑफ 1/3, ये प्रोपोर्शनलिटी क्योंकि ये कांस्टेंट है, ऐसे लिख सकते हैं। सो इफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज रिलेटेड टू द मास नंबर, ठीक है, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 pi r। So V is directly proportional to A,
a to the power of n. According to the Rutherford formula, what is the value of n? क्या करेंगे? ये तो कांस्टेंट था, ठीक है ना? तो अपन को वैल्यू ऑफ n बताना है रदरफोर्ड फार्मूले से, तो क्या करेंगे फिर बताओ? तो अपन क्या करेंगे? अपन कहेंगे देख भाई, रदरफोर्ड फार्मूला होता है r इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू a टू द पावर ऑफ 1/3, ये होता है। और वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a, अपन को गिवन है वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर ऑफ n अपन को। और अपन इतना सारा क्यों लिखे? सब्स्टिट्यूट कर दो ना सीधा सीधा। वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है 4/3 पाई r क्यूब। r कितना गिवन है मुझे? ये तो कांस्टेंट है। प्रोपोर्शनलिटी में r की जगह ये लिखो ना 1 बाय, और इसको भी प्रोपोर्शनल बना देते हैं। 1 बाय r की जगह क्या लिखो? 1/3 टू द पावर ऑफ 3 लिखता हूं। तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसको भी प्रोपोर्शनलिटी में डालो। a to the power of 1/3 to the power of 1/3 to the power of 3 आएगा। ये तो 3 को मल्टीप्लाई करता हूं अंदर, तो वॉल्यूम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a to the power of 3/3, तो 1 आ गया। v is directly proportional to a to the power of 1, मतलब ये जो n आप देख जो फॉर्मूला मुझे गिवन है उसमें कि v is directly proportional n to the ये a to the power of n आना चाहिए, तो ये n क्या होगा? अगर अपन ये सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट करें तो n का वैल्यू 1 आ रहा है। किसी को डाउट है तो बोलो, वापस कैलकुलेट कर देता हूं। समझ में आया? यस सर। अपन कहेंगे आपने किया क्या है? ये फॉर्मूला पहले आपने बता रखा था, इस कांस्टेंट की जगह प्रोपोर्शनलिटी ले लिया। आपने कहा वॉल्यूम इज इक्वल टू ये होता है, r को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया, सब्स्टिट्यूट किया, दैट इज r इज प्रोपोर्शनल टू दिस। तो अपन ने कहा भाई ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है इसलिए इसको भी प्रोपोर्शनल ले लेते हैं। ये कांस्टेंट हटाते हैं और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेके अपन मल्टीप्लाई करके बता सर बोलो। सर वो दोनों आर सेम ही है ना, वो वॉल्यूम के फॉर्मूला में और वो रदरफोर्ड फॉर्मूला में? ऑब्वियसली बात है, वो रेडियस ऑफ, आप फॉर्मूला को पढ़ो जो मैंने क्या लिखा था वहां फॉर्मूले में, क्या लिखा था मैंने? रेडियस ऑफ द एटम है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। यस सर, यस सर। उधर ऐसे लिखा भी था रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना? ठीक है, चलो ये तो अपने डाउट थे। अब शीट निकालो। सर सी का 8 में। रुक जा एक मिनट। मेरे पास एक्चुअली शीट नहीं है, तो रुक जा, मैं शीट एक बार देख लूं, मेरी शीट कहाँ पर है। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड। वैसे तो तुम्हारा मतलब जो वो है बैच है, वो नेक्स्ट क्लास से मोस्ट प्रोबेबली सेपरेट हो जाएगा, मेंस और एडवांस अलग अलग, ठीक है? तो अलग अलग हो जाएगा तो अपन को फिर ज्यादा डाउट नहीं जाएगा। अगर कोई मेंस वाला बच्चा है ना, तो वो अपने डाउट भेज सकता है, अपने ग्रुप में डाल दो, अपने ग्रुप में डाउट भेज दो अपने, मैं आपके डाउट बता दूंगा। अगर कोई मेंस वाला बच्चा होगा ना, तो अभी के लिए अपन क्या करेंगे, उसको वैसे बता देंगे, और फिर नेक्स्ट टाइम से आपका बैचेस अलग अलग होगा तो अपन को पता चल जाएगा। अब एक मिनट ना, मैं शीट, मेरे पास शीट थी नहीं। JA बैच फिजिकल केमिस्ट्री, शीट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर शीट कर लिया मैंने डाउनलोड। एक मिनट है, डाउनलोड हो जाए, बस 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 हो गया, वो डाउनलोड हो गया। हाँ, मैंने उसको ओपन भी कर दिया। तो अब बताओ तुम मुझे, पहले ये बता दो कौन कौन सा बताना है मुझे। C8 बोला था तुमने? सर A3 A3 Part बताना one. है, बता दूंगा, बताओ। और A3, A4 का B सब पार्ट। A4 का B पार्ट बता दूंगा, और बताओ। सर B2 B2 बता दूंगा। सर C3 C3 भी बता दूंगा। A6 Part 1। ये बस यार ऐसे थोड़ी होता है, मतलब बता दूंगा तो फिर फटाफट बोलते जाते हैं।
अच्छा ऐसी बात है तो फिर और बताओ, और बताओ। सर C7। बस बस, अब और पूछोगे तो भी बताना तो पड़ेगा, लेकिन अगर नहीं पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। अच्छा ठीक है, A3 की बात करते हैं अपन, हैं? मैं A3 बोल रहा हूँ। पता A3 में अपन को गिवन है, और पूछ कोई होगा तो बता। ऑब्जेक्टिव का A6। अच्छा ऑब्जेक्टिव, एक मिनट रुक जाना, ऑब्जेक्टिव भी बोल, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बता। A3 पर लिख लेते हैं। A3 में अपन को गिवन है द अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ द हाइड्रोजन एटम इज गिवन टू, अप्रोक्स रेडियस है 0.05 N, ठीक है, एंड दैट ऑफ प्रोटॉन इज गिवन टू मी, एंड द प्रोटॉन इज गिवन, प्रोटॉन है कितना 1.5 इंटू 10 की पावर -15 मीटर। तो मैं इसको भी मीटर्स में लिख सकता हूँ, मुझे कोई, assuming both the hydrogen atom and the proton are spherical, दोनों ही spherical shape में, calculate the fraction of space in the atom of hydrogen that is occupied by the nucleus। तो ठीक है भाई, अपन क्या करते हैं, फ्रैक्शन ऑफ स्पेस अपन को बताना है that is occupied by the nucleus। तो पहले इनके फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन एटम हो गया, ठीक ना, अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम अपन को गिवन है, अप्रोक्सीमेट रेडियस ऑफ प्रोटॉन भी अपन को गिवन है। तो चलो भाई पहले अपन ये देख लेते हैं, ये कितना है मेरे पास 0.05 इंटू 10 टू द पावर -9, दैट इज -9 है, दैट इज 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -11 मीटर्स। इतना रेडियस आ गया अपने पास। अब अपन को गिवन था प्रोटॉन का साइज कितना होता है वो देख लिया। अब अप्रोक्सीमेट रेडियस अगर अपन को बताना है तो क्या करोगे आप भाई, हाइड्रोजन एटम का साइज पता है तुमको, ये हाइड्रोजन एटम का साइज है, ये न्यूक्लियस का साइज है, और ये प्रोटॉन का साइज। प्रोटॉन इज आल्सो स्फेरिकल, और अपन से आपने पूछा है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस इन एटम ऑफ हाइड्रोजन एटम दैट इज ऑक्युपाइड बाय द न्यूक्लियस। तो कितना फ्रैक्शन न्यूक्लियस जो है वो उसने ऑक्युपाई किया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, हाइड्रोजन एटम का रेडियस अपन को क्या बना है इसमें, तो इसका वॉल्यूम, अपन को वॉल्यूम पूछे ना, फ्रैक्शन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ एटम, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस कितना आएगा अपने पास, और उसमें 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का होल क्यूब डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एटम का होल क्यूब। ठीक है। तो रेडियस ऑफ एटम तो मुझे दिख रहा है सामने, अब न्यूक्लियस को क्या लिखें अपन, सर वो फॉर्मूला दिया था आपने। फॉर्मूला दिया था मैंने, सर 1.3 कुछ तो था। 1.5 इंटू 10 की पावर 15 अगर लिखूंगा तो, हाँ यस सर। तो फिर ये कितना आ रहा है अपने पास 1.5 डिवाइड बाय 5, तो 1.5 को क्यूब लेना पड़ेगा अपन को, तो 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1, नीचे लिखता हूँ 1.5 इंटू 1.5 इंटू 1.5, सर 0.3 का क्यूब ले लो। इसका क्यूब ले लेते हैं ना, 10 की पावर -45, 10 की पावर -11 है, ठीक है। सर तो वो ये डिनोमिनेटर में 3, चलो भाई ये कैंसिल किया, 0.27, तो ये कितना आ रहा है अपने पास 0.27, यस सर। 1.5 इंटू 1.5, ये मैंने कैंसिल किया तो मेरे पास 10 की पावर -14 आया, नहीं 14 क्यों, ये 33 था, तो 45 - 33, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, बस इसलिए ऐसे कर लो, 5 - 3 2 आएगा, 1 2 आया, 12 आया। अब मैं इसको 1.5 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाय 5 कर लेता हूं, तो मैंने 10 10 10 मतलब डिवाइड बाय 1000, ये 10 की पावर -12 बचा था मेरे
सॉरी ये 5 into 5 into 5 3 3 3 मतलब 27. So 27 into 10 to the power of minus 15 आ रहा है. माइनस तो 2.7 into 10 to the power minus 14 आ रहा है. यस सर. लो भाई आंसर आया मेरा. ये फ्रैक्शन बताना था ना. न्यूक्लियस का रेडियस में उतना ही लूंगा जो कि प्रोटॉन, क्योंकि प्रोटॉन जो होगा जितना न्यूक्लियस होता है उतना ही तो प्रोटॉन को ऑक्यूपाई करने मिलता है जगह. तो बनने का साइज ऑफ न्यूक्लियस वही रहेगा जो प्रोटॉन का साइज. हाइड्रोजन एटम एक ही प्रोटॉन तो होता है. सर वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस अपॉन वॉल्यूम ऑफ एटम क्वेश्चन में दिया है, वैसे ही फाइंड आउट करने के लिए इसलिए लिखा ना वैसे. हाँ तो वही किया अपन ने. मतलब वॉल्यूम ऑफ एटम ऊपर नहीं रख सकते ना. नहीं, वॉल्यूम ऑफ एटम मतलब उसने कहा था व्हाट फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस ऑक्यूपाइड द एटम. तो फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस मतलब ये छोटा पार्ट कितना बड़े पार्ट का पार्ट यूज करता है. ये छोटा पार्ट कितना फ्रैक्शन. अगर अपन इसको ऊपर रखेंगे तो फ्रैक्शन कभी 1 से ज्यादा थोड़ी आता है. फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से छोटा होगा ना. इसको ऊपर रखूंगा इसके नीचे रखूंगा तो फ्रैक्शन 1 से बड़ा आ जाएगा. किसी का फ्रैक्शन 1 से बड़ा नहीं हो सकता. इम्पॉसिबल. ओके. फ्रैक्शन तो हमेशा 1 से छोटा होगा. अब कितना छोटा होगा उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्रैक्शन कभी 1 नहीं है. सर आपने न्यूक्लियस को सीधे हाइड्रोजन एटम से कैसे रिलेट किया? मैंने न्यूक्लियस को ये कहा कि भाई देख इसका रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम अपन को दे रखा है तो वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन एटम हो गया. हाँ सर समझ गया. और मैंने कहा कि भाई जो न्यूक्लियस होगा वो न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन ही तो होता है. यस सर. तो मुझे प्रोटॉन का अगर रेडियस ऑफ प्रोटॉन गिवन है अज्यूमिंग स्फेरिकल, इसका मतलब है जो भी ये स्पेस होता है वो सारा का सारा प्रोटॉन ऑक्यूपाई करता है. तो जितना बड़ा साइज प्रोटॉन का होगा उतना ही ऑलमोस्ट न्यूक्लियस भी होना चाहिए. ओके सर. न्यूक्लियस बड़ा तब होता है जब इसमें अपन कोई और पार्टिकल ऐड करते हैं. अपन ने कहा एक ही प्रोटॉन है तो उसी न्यूक्लियस को अज्यूम कर लो कि भाई जो रेडियस प्रोटॉन का होगा वही न्यूक्लियस का रेडियस रहा होगा. कैलकुलेट कर दिया. सर बोलो. सर वो क्वेश्चन में जो पूछा है वो आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हो क्या? कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ स्पेस इन एन एटम ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्यूपाइड बाय द न्यूक्लियस. वो कह रहा है अज्यूमिंग दैट बोथ द हाइड्रोजन एंड एटम कैलकुलेट द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस इन अ हाइड्रोजन एटम. ये मेरे पास हाइड्रोजन एटम है. बताओ इसमें से कितना फ्रैक्शन न्यूक्लियस ऑक्यूपाई करता है. तो मान लेते हैं कि ये हाइड्रोजन का जो साइज है वो 15 होता है और जो न्यूक्लियस का साइज है वो 3 होता है. तो द फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑफ हाइड्रोजन एटम मतलब 15 का टोटल 15 का कितना फ्रैक्शन, कितना पार्ट, कितना रेशियो ये ऑक्यूपाई करता है. तो अपन ने कहा भाई 1/5 पार्ट ऑफ 1/5 मतलब 15 में से 3 पार्ट किस कौन ऑक्यूपाई करेगा? न्यूक्लियस. न्यूक्लियस. अब अपन न्यूक्लियस उधर बना दिया अपन ने. अपन सेंटर में बना लेते हैं कि भाई ये इतना पार्ट मतलब अब टोटल वॉल्यूम दोनों स्फेरिकल है तो ये टोटल 15 हो गया इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम आपका 3 हो गया. तो बताओ ये टोटल 15 का कितना पार्ट ये ऑक्यूपाई करता है. अगर ये टोटल ले लूं मैं ऐसे बड़े वाले स्फीयर का वॉल्यूम मतलब एक बड़े फुटबॉल में छोटा फुटबॉल अंदर. ओके सर. तो बड़े फुटबॉल का जो वॉल्यूम है उसका कितना वॉल्यूम वो छोटा फुटबॉल ऑक्यूपाई करता है वो पूछा. दैट इज फ्रैक्शन. ओके सर. तो छोटे से बड़े को डिवाइड करेंगे बस. तो अपन ने छोटे को बड़े से डिवाइड कर दिया और मैंने इसलिए कहा आपसे कि फ्रैक्शन कभी भी 1 से या 1 के इक्वल नहीं हो सकता. ओके सर. ठीक है. अब अपन चेक कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट. 4 का बी पार्ट तो क्लास में किया हुआ है यार. देख लो क्या रहा है मेरे पास. एक सिल्वर एटम है मतलब इसके अंदर 47 प्रोटॉन होते हैं मतलब Z2 अपने पास 47 हो गया. और E बताओ अल्फा पार्टिकल को सिल्वर की तरफ फेंकते हैं. फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच. इसको अल्फा पार्टिकल को एक वेलोसिटी से इसकी तरफ प्रोजेक्ट करते हैं v वेलोसिटी से.
इसकी तरफ प्रोजेक्ट करते हैं, तो बताओ कितना पॉइंट तक, कितना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच तक ये जा सकता है, ये आर नॉट बताना है। तो अपन कहेंगे आपने एप्लीकेशन बताया तो था, हाफ एम स्क्वायर एफ अल्फा बी अल्फा इज इक्वल टू होता है के Z1 E इंटू Z2 E डिवाइडेड बाय आर, ये आपने बताया था मुझे। तो बताओ अल्फा पार्टिकल को अगर v वेलोसिटी से इसकी तरफ फेंकते हैं तो ये कितने आर नॉट तक पास जाएगा। तो ठीक है, इससे अपन कैलकुलेट करते हैं। एम अल्फा अपन को पता है, Z1 का वैल्यू अल्फा के लिए होगा, एटॉमिक नंबर 2 होता है, इसके लिए 47 होता है, अगर गिवन भी हो सकता है इस क्वेश्चन में, हाँ गिवन भी है। और k का वैल्यू अपन को पता है, अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, 10 की पावर 9 होता है। E का वैल्यू अपन को पता है 1.602 10 के पावर -19 होता है। ये मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 AMU होता है, तो AMU को kg में कन्वर्ट करना आता है। आर नॉट बता देते हैं, ये अपन को v गिवन है, बता दो। अब v का वैल्यू अपन को गिवन नहीं है, तो ठीक है कोई बात नहीं, अगर v का वैल्यू गिवन है तो अपन कांस्टेंट नहीं डालेंगे फिर। तो आर नॉट विल बी इक्वल टू, अपन कहेंगे देख भाई k इंटू Z1 इज 2, e स्क्वायर कर लेते हैं, और Z1 इज 2 इंटू 47, Z1 इंटू Z2 डिवाइड बाय कर लेते हैं मास ऑफ अल्फा पार्टिकल, उधर 2 से मल्टीप्लाई भी कर लेता है इसको, और अल्फा पार्टिकल को नीचे लाते हैं, एम अल्फा वी स्क्वायर, वी दे रखा है अपन को, तो ये बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। एम अल्फा को आप चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ये लो भाई, ये तो अपन ने क्लास में किया था, एक्सप्लेनेशन मैंने गोल्ड फॉइल से दिया था, और क्वेश्चन अपन ने कॉपर से किया था, पूछा हमने सिल्वर से है, हमें क्या। सर इस क्वेश्चन में v के अलावा सब वैल्यूज डाल दिए तो भी करेक्ट होगा क्या? हाँ, v के अलावा सारे वैल्यूज डालो तब भी करेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके सर। A6 भी पूछा है आपने, अब A6 है भी या ऐसे ही पूछ लिया? A6 कहाँ है इसमें? A6 नहीं है सर पार्ट अच्छा अच्छा, पार्ट 2 का A6। अब इसमें B2 की बात की थी आपने, हाउ मेनी फोटॉन्स आर इमिटेड पर सेकंड बाय 5 मिली मेगावोल्ट है मिलीवोल्ट है? मिलीवोल्ट, मिलीवोल्ट, मिलीवॉट। अब ये 1 वॉट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 वॉट इज इक्वल टू कितना जूल्स होता है? 1 जूल पर सेकंड। ठीक है, तो फिर मेरे पास अगर मान लो 5 मिलीवॉट है, तो 5 अब अपन एक काम करते हैं ना, 5 मिलीवॉट का मतलब हो गया 5 इंटू 10 की पावर -3 वॉट होगा ना? तो 5 इंटू 10 की पावर -3 जूल्स पर सेकंड हो गया एनर्जी। तो ठीक है, उसने क्या पूछा, हाउ मेनी फोटॉन्स, अच्छा नंबर ऑफ फोटोन बताने हैं, तो अगर एक फोटोन के लिए बोलते तो मैं ऐसा लिख लेता, और नंबर के लिए पूछोगे तो ऐसे बोल देंगे, इतना टोटल एनर्जी है 5 इंटू 10 की पावर -3, और पूछा है कि बताओ कितने फोटोन होंगे अगर मैं 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, ये तो h होता है, और 3 इंटू 10 की पावर 8 अपन को पता है, डिवाइड बाय लैम्डा मुझे गिवन है। ये 20 इंटू 10 टू द पावर 16 अपॉन एमस्ट्रॉन्ग यूनिट लिया था। ये ले भाई, नैनोमीटर्स मतलब ये। अब वो अपन से कह रहा है कि सर आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखा था, 20 इंटू 10 की पावर -26 डिवाइडेड बाय कर लो 620 इंटू 10 की पावर -9, तो n अपन को कैलकुलेट करना है, तो ठीक है n का वैल्यू लिख लेते हैं, इसमें और कैंसिल कर लेते हैं, ये ऐसे, ये 17 हो गया, इसमें भी ये कैंसिल कर देते हैं, तो इधर भी कुछ ऐसे है, तो n विल बी इक्वल टू, अपन लिखते हैं 5 इंटू 10 की पावर -3, अभी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ गया, और डिवाइड बाय 2 इंटू 10 की पावर -17। सर 62 सर 62 लो कर दिया, न्यूमरेटर में। तो 1 इंटू 31 आ गया, ये कैंसिल कर देता हूं तो 3 माइनस करना है तो 14 आ गया, तो मेरे पास 5 इंटू 31 आ गया, तो 5 3 जा 15, 150, तो 155 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 14 आ गया। देखना जरा, कोई प्रॉब्लम है तो यस बताओ। सर। यस यस सर। सर। आ गया, लो Yes, भाई sir. अपना आंसर।
पक्का समझ में आया? यस। अब सी सेक्शन की बात करते हैं। वैसे इस पर कुछ था नहीं यार, मुझे लगता है वॉट वाला, जैसे मुझे याद है मैंने कन्वर्जन बताया नहीं शायद, वॉट का जूल्स में, शायद इसकी तुम लोगों ने पूछा होगा, क्योंकि मैंने नहीं बताया इसका मतलब तुम लोग अपने आप तो खोजोगे नहीं कुछ। लेकिन जो मैं बताऊंगा उसमें तो गलती नहीं होनी चाहिए, बस मेरा एक्सपेक्टेशन यही होता है। C3 की बात करनी है तो कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा देखो, बोर C3 की बात कर रहे हैं अपने। Bohr's theory for hydrogen atom. The magnitude of angular momentum, orbit radius, and the velocity of electron in the nth state of hydrogen atom is given to us. Find out the value of x if the product of V, R, L is proportional to this. ठीक है, हमें क्या करना है भाई? देख, तुमने कहा V, the angular momentum, the radius, and the velocity of electron. ठीक है, तो देख, angular momentum mvr is equal to nh upon 2. इसको अपन ने लिखा है L। रेडियस r इज इक्वल टू होता है 0.529 इंटू एच स्क्वायर बाय z। और वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v होता है 2.18 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड इंटू z बाय, ये होता है। अब अपन कहेंगे देख, अपन को ना सबको n से प्रोपोर्शनल करना है, तो ये जो l है ना, l, ये तो l बता रहे हैं अपन, तो ये n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो l विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम ये कांस्टेंट है, तो अपन कहेंगे एंगुलर मोमेंटम इज प्रोपोर्शनल टू n। Radius is directly proportional to n square by z, and velocity is directly proportional to z by n. अपन को बताना है L into R into V, that will be proportional to L कितना है n, R V कितना है z by n, और R कितना है that is n square by z। जरा मल्टीप्लाई करो तो कितना है अपने पास, लो भाई n square आ रहा अपने पास, इनका प्रोडक्ट n square मतलब ये जो x है ना that comes out to be 2, क्योंकि अपन को ये n to the power of x गिवन था। सर इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं ना, मतलब पहले सब मल्टीप्लाई कर दें और फिर कांस्टेंट टर्म को हटा के। मतलब तुम चाहते हो सबको मल्टीप्लाई कर लो फिर कांस्टेंट को हटा दूं और उसके बाद हाँ सर, और वो L में मतलब MVR को VR फिर से डाल दें तो V स्क्वायर R वैसा हो जाएगा, तो भी वही आएगा। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन 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 मेरे ख्याल से ये ज्यादा इजी मेथड होगा भाई। ये कांस्टेंट तो अपन को पता है ना, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z, तो बोल ही रहे ना, वो कांस्टेंट को हटा लेते हैं अपन। उसने आंसर n के टर्म में पूछा ना, n स्क्वायर n x के टर्म में पूछा ना, हाँ सर, मतलब ये वो यही तो इजी भी चाहता है, है कि फास्ट सबका भी। प्रोडक्ट, हाँ मतलब वो यही तो चाहता है कि सबके प्रोडक्ट में n बताओ क्या आएगा n का पावर, तो कांस्टेंट लेके क्यों चले, प्रोपोर्शनलिटी ले लो। सर डाउट, सबको समझ में आया? सर एक डाउट, बोलो। सर आर और वी का भी हम लोग वो एंगुलर मोमेंटम वाले फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते क्या प्रोपोर्शनल? मतलब ये इसमें सब्स्टिट्यूट करें? नहीं नहीं सर, जैसे एक बार तो एम वी आर को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन ले लेंगे, फिर जो उसमें वी और आर है उसको इंडिविजुअली ले सकते हैं क्या? ये और ये ले लो, तो फिर एल कैसे बनाओगे? सर एल को उसने एक तो बार तुमसे पूरा, पूछा है, उसने तुमसे कहा है कि इनका प्रोडक्ट बताओ, ओके सर, उसने तुमसे कहा है कि इनका प्रोडक्ट बताओ। समझा सर। किसी को डाउट नहीं? सबको समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अपन दूसरा, आप वापस एक्सप्लेन कर सकते हो, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। इसमें मैंने ये कहा है कि भाई देख, एंगुलर मोमेंटम वो कर रहा है कि अपने पास
आप एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करो, एंगुलर मोमेंटम को एल से डिनोट करो, रेडियस को आर से और वी को वेलोसिटी से। इन तीनों का प्रोडक्ट लिखो। जब तीनों का प्रोडक्ट लिखोगे तो वहां पर अपने पास कांस्टेंट्स आएंगे। यहाँ पर तो ये कांस्टेंट है, तो अपने का चलो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बना लेंगे इन कांस्टेंट, क्योंकि n के टर्म्स में उसको आंसर चाहिए था कि मतलब एम वी आर, इसको इन तीनों को प्रोडक्ट करके जो n आता है उसमें पावर क्या आएगा। अगर पावर आ रहा है तो वो x का वैल्यू होगा। तो अपन ने कहा ठीक है भाई, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n है, बाकी तो कांस्टेंट है। इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर बाय z है, और इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z बाय n है। कैंसिल कर लिया। ले भाई, इन तीनों का प्रोडक्ट जो है एल आर बी का प्रोडक्ट प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर है, तो एल आर वी जो है प्रोपोर्शनल टू n टू द पावर ऑफ x है। ये अपन को क्वेश्चन में गिवन है, ये अपन ने कैलकुलेट किया। दोनों को कंपेयर करके मैं ये बोल सकता हूँ कि x का वैल्यू 2 है। ये पूछा, ठीक है, ये था क्वेश्चन। अब अपन नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट अपन से पूछ रहा है C5 भी बता दो। C5 में गिवन है अपन को, कंसिडर 3 जंप्स डिस्क्राइब बिलो द हाइड्रोजन एटम। ठीक है, x y z। अपन को पूछा है कि द फोटोन एमिटेड इन दिस विल बी, छोड़ दो अभी बताऊंगा, ठीक है। फोटोन मतलब वैसे अपन बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा ना, क्या प्रॉब्लम। ये अपन को एनर्जीज पता है सबका, n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 5। अपन को अच्छे से पता है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। 3 to 1 मतलब यहां से यहां आएगा तो ये x, 4 to 2 आएगा तो ये y होगा, और 5 to 3 आएगा तो ये z। ये -13.6 होता है, -3.4 होता है, -1.5 होता है, -0.85 होता है, -0.5। अपन को इसमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बताना है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ का मतलब हो गया लॉन्गेस्ट, मतलब मैक्सिमम एनर्जी। तो इनमें किसमें मैक्सिमम एनर्जी डिफरेंस आ रहा है? सर x हो गया आंसर। इन दोनों में डिफरेंस, इन दोनों का तो बहुत कम होगा, इसका तो और भी कम होगा। तो सर इसको एक और मेथड से कर सकते हैं ना, बहुत सारे मेथड। मैं तो अभी बताऊंगा, मुझे वही तो पढ़ाना है आज, ये एप्लीकेशन ऑफ बोर स्पेक्ट्रम, उसमें बहुत सारी चीजें, इसलिए मैंने यही कहा था छोड़ दो, लेकिन फिर मैंने कहा बताते हैं ना क्या करो, बता देता हूँ। सर मतलब जैसे हम बोलेंगे कि रेडियस बढ़ता है तो वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो सबसे ज्यादा रेडियस एक्स का सबसे कम रेडियस एक्स का हो, सबसे कम रेडियस एक्स का होगा तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी एक्स की होगी, और सबसे ज्यादा वेलोसिटी एक्स की होगी तो सबसे कम वेवलेंथ होगी। अच्छा ये बताओ, सभी लोगों ने सॉल्व किया क्या ये? यस सर। यस सर। सर पहले ये डाउट था, पर कल आपने ये वेवलेंथ का फॉर्मूला बताया तो हो गया उससे। मतलब सभी ने किया? सर नहीं तो हमारे पास E इज इक्वल टू NHC बाय लैम्बडा वाले से वो रिलेशन निकाल दिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला, उससे हो गया। चलेगा चलेगा, अभी तो मैं हाँ सर। एक्सप्लेनेशन दूंगा ना जिसमें, तो उसमें तो अपन मतलब सारा ही एकदम जो इसका एप्लीकेशन पढ़ाऊंगा ना बोर का, तो उसमें तो आप डायरेक्टली बताना शुरू कर दोगे ये सारी चीजें, वो लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सी सेक्शन मैंने शायद थोड़ा जल्दी दे दिया तुम लोगों को। चलो कोई बात नहीं, अपन मतलब अपने पास बहुत कुछ है अभी, एक्सरसाइज 2 है, एक्सरसाइज 3 है, बहुत है अभी। अब आपने 5 के बाद 7 भी पूछा है, तो 7 हो जाए। A single electron ion has a nuclear charge of Ze। ठीक है भाई, ये Ze होता है, and Z is the atomic number, E is the electronic charge. It required 16.52 electron volt to excite the electron from the second Bohr orbit to the third Bohr orbit. Okay. N equal to 1, N equal to 2, N equal to 3. वो कह रहा है अगर मुझे सेकंड से थर्ड पे जाना है
तो मुझे 16.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए, इतना एनर्जी। द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज, ठीक है, E2 माइनस E1 कर देता हूं। तो E2 माइनस E1 मतलब डेल्टा ई विल बी इक्वल टू माइनस 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एन एल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन एच स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। आपने मुझे डेल्टा ई दे रखा है 16.25, दैट इज इक्वल टू माइनस 30। इसको माइनस को हटा लेता हूं अब, तो 13.6 इंटू जेड, तो हाइड्रोजन एटम है, नहीं जेड तो बताना है क्या है, तो जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर। तो मेरे पास z आ जाएगा। मैं z को कैलकुलेट कर लेता हूं कैसे, 16.25 डिवाइडेड बाय 13.6 इज इक्वल टू z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4। तो मेरे पास z आ गया। z स्क्वायर विल बी इक्वल टू हाउ मच, दैट इज 16.25 डिवाइड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 5। ये z आ, इसका रूट लेके मैं z बता सकता हूँ अगर पूछोगे। सर जब आपने ये सी वाला पार्ट दिया था ना, तब ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा था, तो मतलब 16.52 क्या होगा, मतलब वो जो H एटम से रिलेशन निकालते हैं ना, कि H एटम के थर्ड शेल इंटू जेड स्क्वायर, तो वैसे करके किया तो भी चलेगा ना? चलेगा ना, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए मैंने उस टाइम कहा था तुम लोगों से रुक जाओ, इसलिए मैं लास्ट टाइम ना, इसीलिए मैंने वो नहीं किया था लास्ट टाइम डिस्कस, अभी डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ सर क्योंकि पर मुझे जेड पता, स्क्वायर का वैल्यू उसमें 8.8 वैसे आ रहा था, तो उसको कोई फर्क 9 नहीं पड़ता, अप्रोक्स कोई ले फर्क नहीं सकते। पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, हाइपोथेटिकल एटम है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यस बी, सर, हाँ बोलो, 9 नहीं आ रहा था, एग्जैक्टली 8 पॉइंट समथिंग समथिंग आ रहा था। चलेगा ना, तो उसमें टेंशन क्यों लेना है, हाइपोथेटिकल एटम है ना। The energy required for the transition of electron from the first to the third orbit, मुझे चाहिए कि यहां से अगर यहां ले जाना है तो कितनी एनर्जी चाहिए। हाँ तो आपने Z तो बता ही दिया मुझे, ये पूछ रहे हो E3 से E1 पे, तो आप यही तो पूछ रहे हो बी पार्ट में। बी पार्ट में ये पूछ रहे हो आप कि अगर मुझे E1 से E3 पे जाना है तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n1, 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 स्क्वायर, ये बोल रहे हो आप बी वाले पार्ट में। तो मैं इसको लिख लूंगा भाई, ये डेल्टा ई आपने कैलकुलेट करने के लिए कहा है और 13.6 मुझे पता है, ये तो एनर्जी हो गया, और z आपने दे रखा है, जेड स्क्वायर कितना है 16.25 डिवाइडेड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय कितना 36 डिवाइड बाय 5, ये आपका जेड स्क्वायर है। और ये मेरे पास हो जाएगा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 9। लो भाई, ये मेरा आंसर, इसको कैंसिल कर देता हूं। So delta E will be equal to 16.25 into 36 by 5 multiply by 8 by 9। लो भाई, मैं कैलकुलेट करके बता सकता हूँ। ठीक है, ओके। अब सी पार्ट की बात, वेवलेंथ ऑफ फोटोन रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट ऑर्बिट टू इंफिनिटी। अब फर्स्ट ऑर्बिट का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में होगा ना, उसको अगर बाहर निकालना है तो अपन को पता है, देख भाई, अगर मान लो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन, मेरे पास हाइड्रोजन एटम है H एटम, तो जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट शेल में होता है वो इसके न्यूक्लियस से कितने एनर्जी से अट्रैक्टेड होगा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। जो इलेक्ट्रॉन सेकंड शेल में होगा वो कितना अट्रैक्टेड होगा, इस एनर्जी। 3.4 जो इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में होगा वो कितने से अट्रैक्टेड होगा, 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1.5 तो फिर अपन कहेंगे अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को इस न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को आयनाइज करना है, मतलब हाइड्रोजन एटम को H पॉजिटिव बनाना है, तो 13.6 कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 13.6। भाई जितने एनर्जी से अट्रैक्टेड है उतनी दे दो। तो अपन से ये कह रहा है कि अगर मान लो ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है तो इसको बाहर निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो अपन कहेंगे ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैलकुलेट कर लो। और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे, भाई जैसे हाइड्रोजन एटम के लिए आप कैलकुलेट करते हो, किसी भी शेल का एनर्जी कैलकुलेट करना है तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, तो कर लो उसमें। भाई आपके पास ये गिवन है, एनर्जी आपको चाहिए, एनर्जी ऑफ फर्स्ट शेल,
दैट इज इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हो जाएगा। एन तो 1 है क्योंकि ये तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी होगा, तो अपन कहेंगे 13.6 इतना एनर्जी चाहिए। तो 13.6 इंटू जेड स्क्वायर कितना है 16.25 डिवाइडेड बाय 13.6 मल्टीप्लाई बाय 36 डिवाइडेड बाय 5। ये तो जेड स्क्वायर है आपका, और एन का वैल्यू 1 है क्योंकि आप फर्स्ट शेल की बात कर रहे हैं। ये जेड स्क्वायर का आ गया फर्स्ट शेल का एनर्जी, तो उतना एनर्जी चाहिए अपन को। तो 16.25 इंटू 36 डिवाइड बाय 5 ये उस एटम का ग्राउंड स्टेट का एनर्जी। भाई देखो सीधी सीधी बात है, अगर आप मुझे इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे देते एनर्जी का, और मुझसे पूछते कि भाई इतना डिफरेंस देते और पूछते कौन सा एटम है, तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करता और यहाँ पर जेड का वैल्यू 1 ले आता, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू मुझे गिवन था। जैसे हाइड्रोजन में करते वैसे दूसरे एटम में कर लेते, कोई भी एटम दे दो हमें क्या फर्क पड़ेगा। आपने दो सेल के बीच की एनर्जी दिया, जेड स्क्वायर कैलकुलेट कर, मेरे पास जेड आ गया, आप उसके बारे में कुछ भी पूछो, आपने कहा ग्राउंड स्टेट का एनर्जी जेड स्क्वायर है, तो ग्राउंड स्टेट का एनर्जी भी आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट का मतलब आप शायद तो बता ही रहे हो मुझे। अब इसमें डी की बात, डी है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट बोर ऑर्बिट। काइनेटिक एनर्जी क्या, फर्स्ट शेल की एनर्जी अपन को पता है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। लो जो यहाँ पर फर्स्ट शेल का एनर्जी बताएंगे अपन, ये जो आएगा उसको नेगेटिव में लिखेंगे तो फर्स्ट शेल का एनर्जी हो गया, और उसी को पॉजिटिव में लिखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी आ गया। आगे कैलकुलेट करूं क्या, तुम बोलोगे तो कर दूंगा। नहीं सर। अब देख भाई, ये यहाँ पर एनर्जी आया अपने पास है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और अपन से इसमें ना वेवलेंथ पूछा था, तो वेवलेंथ अपन क्या करेंगे, E1 इज इक्वल टू ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, तो आप 12400 डिवाइड बाय लैम्डा बता दो, ये अपने पास है। वेवलेंथ पूछा है, एनर्जी कैलकुलेट किया ना अपन ने, उसने कहा था कितना वेवलेंथ दे कि वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाए, तो वेवलेंथ बता देंगे, उस एनर्जी का वेवलेंथ पूछा था मुझसे। अब किसी को डाउट है तो बोलो, मैं बता सकता हूँ। अब C8 की बात करते हैं। अच्छा चलो C8 पढ़ो एक बार, अपने आप पढ़ के देखो ना C8 को, C8 पढ़ो। अब हाइपोथेटिकल एटम के बारे में आपको आइडिया आया, अब आपको C8 अपने आप आना चाहिए। The first excitation energy of the hydrogen like atom is this much, मतलब जो एटम है तो उसको यहां से यहां ले जाने के लिए 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है, मतलब डेल्टा है। The energy needed to remove the electron from the ground state, मतलब ग्राउंड स्टेट की एनर्जी पूछ रहा है, मतलब ये वाला पार्ट। ये अपने पास है, आप इससे जेड स्क्वायर कैलकुलेट कर लो क्योंकि ये गिवन है आपको। अब बाद में ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बता देना, ये पूछा है अपन से। हाँ सर हो गया। भाई समझ में आना चाहिए, आंसर नहीं, क्योंकि आंसर की तो बात ही नहीं करूंगा मैं कभी कि आपका आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, मैं तो कंसेप्ट की बात करूंगा, आंसर पे फोकस नहीं करता मैं। अपन तो कंसेप्ट पे फोकस करेंगे। हाँ सर अपन को समझ में आ गया कि करना क्या था। अच्छा दो सेल के बीच की एनर्जी गिवन है, मतलब डेल्टा ही गिवन है, और शेल के बीच में मतलब शेल तो दे ही रखे होंगे ना, कौन से शेल, मतलब ये दोनों, तो जेड की बात आपने कहा ये 40.8 है इज इक्वल टू 13.6 इंटू जेड स्क्वायर आ गया मेरे पास, 1/1 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट गिवन था अपन को, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो कैंसिल होता है, जेड आ गया। तो 40.8 डिवाइडेड बाय 13.6 और जेड स्क्वायर कैलकुलेट करना है, तो ये अपने पास आएगा 4 और 4 माइनस 1 3, तो ये हो जाएगा 4। लो भाई आ गया जेड स्क्वायर आ गया, तो ग्राउंड स्टेट की एनर्जी बता।
सर इसको ऐसे भी कर बोलो। सर जैसे हमें पता है हाइड्रोजन का जो फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी होता है वो 10.2 होता है, हम्म, तो किसी और का क्या होगा, 10.2 जेड स्क्वायर हो जाएगा ना। बिल्कुल हो जाएगा। तो वो 40.8 डिवाइडेड बाय 10.2 जेड स्क्वायर आ जाएगा, तो जेड स्क्वायर 4 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा। सर नहीं तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि 40.8 से ज़्यादा किसका ग्राउंड स्टेट का एनर्जी है, तो हीलियम का ही रहेगा। तो अबे सभी का हीलियम होता है, का फिर तो सभी का होगा ना। नहीं सर, फिर हीलियम का हम लोग अच्छा, अगर उसके फिर नियर बाय, ग्राउंड नियर बाय, स्टेट और नियर बाय, ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक और है, उससे बड़ा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, नियर बाय मतलब वही रहेगा एक्साइटेशन एनर्जी, बिल्कुल। अरे इसके बाद अपन जो डिस्कस करेंगे ना एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, उसमें आधे क्वेश्चंस, आधे से ज्यादा तुम लोग ओरली वर्क करना शुरू कर दोगे, ओरल क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करोगे कि सर मतलब इसको क्या इतना थोड़ी करना होगा हम लोगों को। हाँ जी, बताओ आगे। अब पार्ट 2 में चले। ओके सर। पार्ट 2 में बोलो कौन सा बताना सर है। A6। A6 लो भाई, A6 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 में गिवन है मुझे अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ द न्यूक्लियस। अरे साइज ऑफ द न्यूक्लियस विल बी आर होता ना, आर विल बी इक्वल टू पॉइंट वो था ना 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर इंटू 8⁻1/3 करो ना न्यूक्लियंस। न्यूक्लियंस अपन को ए कितना गिवन है इसमें, 64 गिवन है, तो करो ना। ये सेंटीमीटर में है, 10⁻⁻13 और ये 64 लिखो ना। इसमें 3 पावर लिखो ना, 4 का पावर 3। तो इधर अपन ऐसे करते हैं ना, r इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻13 इंटू, ये सेंटीमीटर है, 4 का पावर 3 ना, तो 4 टाइम लिखते हैं ना इसको अप्रोक्सीमेट रेडियस। तो ये सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं ना, सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 10⁻⁻2, तो ये कितना आएगा, 4.4 के आसपास आ रहा। तो 4 पॉइंट ये 12 ना, 4.13 ऐसे 5.13 के आसपास। 10⁻⁻15 इज फर्मी, 5 फर्मी लिखो ना। सर वो 1.33 इंटू 10⁻⁻14 के लिखा सेकेंड स्टेप में। कहाँ लिखा 40, 13 है, 14 लग रहा था, बोलो। सर फोर्थ वाला B4। और कोई डाउट। सर B4। B4 में गिवन है अपन को, देख मैंने एक घर में ना 40 वॉट का बल्ब लगाया, उससे जो फोटोन निकलते हैं ना उसकी वेवलेंथ मुझे गिवन है 620 नैनोमीटर्स। 80% उस बल्ब की ना 80% एफिशिएंसी है, मतलब इसका 80% ही वो मुझे लाइट दे सकता है, 80% एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी 80% एफिशिएंसी, देन द नंबर ऑफ फोटॉन्स emitted by the bulb in 20 seconds। ठीक है, ये मुझे गिवन है। 32 आ गया वॉट, मतलब 32 जूल्स पर सेकंड। E इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। E कितना है, 32 जूल्स पर सेकंड। n से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो hc मतलब होता है 20 इंटू 10⁻⁻26, 620 इंटू 10⁻⁻। 32 इंटू 20 करेंगे ना 20 कहां से आ गया? सर, पर सेकंड 20 सेकंड्स का निकालना है ना। हाँ तो पहले मैं 1 सेकंड के लिए निकाल लेता हूँ ना, बाद में 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा n को, कि पर सेकंड 1 सेकंड में इतने फोटॉन्स आ रहे हैं, तो 20 सेकंड में कितने हैं, ओके सर, ओके। है ना। तो अपन n जो आएगा ना यहाँ पर, उससे अपन कैलकुलेट कर लेंगे ना, -17। तो ये n जो आया अपने पास वो आया 32 इंटू 620 इंटू 620 डिवाइड बाय 20 इंटू 10⁻⁻, पर सेकंड। तो इन 20 सेकंड्स वो ये वाले पार्ट को 20 से मल्टीप्लाई फॉर 20 सेकंड्स,
ये लेवल वो वैसे करना चलेगा। यस सर। चलो सर बी का 5 और 6 लास्ट। बी का 5 एंड 6। बी का 5 एंड 6 ना। यस सर। हाँ तो ठीक है, बी के 5 को देख लेते हैं। बी के 5 में अपन को गिवन है द लाइट ऑफ वेवलेंथ फॉलिंग ऑन द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ले भाई एक ये मेटल है और लैम्डा वेवलेंथ है। द लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा फॉलिंग ऑन मेटल हैविंग वर्क फंक्शन hc by लैम्डा। तो इसका वर्क फंक्शन मतलब E is equal to hc by लैम्डा नॉट अपन को गिवन। तो ये हो जाएगा E is equal to hc by लैम्डा। अब ये कह रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल टेक प्लेस अगर लैम्डा का वैल्यू, क्योंकि एनर्जी से अगर ये एनर्जी इफ E is greater than E नॉट तो वर्क फंक्शन तो फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और एनर्जी से वेवलेंथ अगर ये ज्यादा है इससे तो फोटो, अगर ये ज्यादा होगा इससे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा। और एनर्जी वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब लैम्डा इज लेस देन लैम्डा नॉट। अगर लैम्डा नॉट बड़ा होगा इससे तो ही मतलब ये छोटा, अगर छोटा वेवलेंथ होगा तो फिर एनर्जी ज्यादा होगी तो फिर होगा। और फ्रीक्वेंसी की बात करें अगर एनर्जी और एनर्जी नॉट सेम है तो भी तो होएगा ना। तो भी हो जाएगा। तो अपन ऐसे कर देंगे इक्वल टू और ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन, लो ऐसे कर तब भी हो जाएगा। ओके तो अपन ऐसे बता सकते। अब अपने पास गिवन है a photon of energy h nu is absorbed by free electrons of metal having work function of this। अच्छा तो इसमें ना h nu मतलब एनर्जी की बात कर रहा है। So energy of the photon of energy h nu is absorbed by the free electron on the metal surface where work function is less than this। मतलब W जो है वो लेस है इससे एनर्जी से, E naught is less than this। तो अपन कहेंगे then the electron will sure come out। ठीक है हो सकता है the electron is sure to come out with the kinetic energy। obviously अगर ये ज्यादा है इससे तो kinetic energy हो सकता है। either the electron does not come out or it comes out with the energy of this much। अगर C लिखा है तो A और B को भूल जाओ। it may come out with the kinetic energy less than this। ये सही है। पता क्या h nu को बड़ा होना चाहिए वर्क फंक्शन, तो it may come out with the kinetic energy little less than this। बिकॉज होगा क्या ना जब अपन एनर्जी लिखेंगे ना तो होता क्या है एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी बट फ्रीक्वेंसी इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। ये नहीं होता, ये होता। आपने एनर्जी के फॉर्म में कोरिलेट किया वर्क फंक्शन। अगर एनर्जी ज्यादा है इसका मतलब ये जरूरी नहीं कि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। अगर फ्रीक्वेंसी लिखते ना आपकी, इसलिए अपन ने जब भी पढ़ा वो फ्रीक्वेंसी के टर्म में पढ़ा। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो इजेक्शन होगा। एनर्जी ज्यादा का मतलब ये नहीं होता कि इजेक्शन होगा ही होगा। बट सिंस उसने ये लिख के अपन को बता दिया कि मतलब इजेक्शन तो होना चाहिए। वो लिटिल लेस देन इसलिए बोल रहा है कि भाई थोड़ा सा अगर कोई इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है, उसने फ्री इलेक्ट्रॉन कहा कि भाई फ्री इलेक्ट्रॉन, तो उसने कहा कि भाई देखो इट में कम आउट विद द काइनेटिक एनर्जी ऑफ लिटिल लेस देन दिस। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे देखो भाई जब इधर एटम जो एटम इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब एटम के, ये मेटल एटम है ना, नो डाउट लो आयनाइजेशन एनर्जी वाले मेटल यूज करने होते हैं, तो उनमें शेल्स भी होते हैं। कुछ एनर्जी, क्योंकि एनर्जी के टर्म में लिख रहा है फ्रीक्वेंसी के टर्म में नहीं, तो अपन कहेंगे देखो भाई कुछ एनर्जी तो यूज हो जाएगा क्या न्यूक्लियस में, क्यों कुछ एनर्जी तो जितना एनर्जी अपन ने मान लो यहाँ पर 12 मान लो अपन ने, ये हाइड्रोजन एटम एग्जांपल के लिए बोल रहा हूँ, वरना मेटल होना चाहिए हाइड्रोजन एटम। मैंने यहाँ पर इसको सपोज करते हैं 20 किलो जूल एनर्जी, 20 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी, तो अपन को पता है कि वर्क फंक्शन इज 13.6 इलेक्ट्रॉन, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होगा। उसके बाद अपन कहेंगे काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ,
दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। बट अपन क्या करेंगे कि भाई जब अपन इसको हिट करेंगे, तो हिट करने से क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा मतलब जब मूव करेगा यहाँ से इंडिपेंडेंट होने के लिए, तो वहां कुछ तो काइनेटिक एनर्जी यूज हो जाएगा ना। जब ये इंडिपेंडेंट बन रहा था तो मूव भी कर रहा था भाई, इधर डिफरेंट शेल से बाहर जाने के लिए कुछ तो मूवमेंट हुआ होगा ना। नो डाउट वो एनर्जी बहुत कम होती है यहां से यहां तक जाने के बाद, क्योंकि अपन तो ये अज्यूम करते हैं कि ये काइनेटिक एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी है जब ये इलेक्ट्रॉन इस मेटल के सरफेस से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, हम तो सीधा डिफरेंस लेते हैं। लेकिन कुछ काइनेटिक एनर्जी तो यहाँ भी यूज होगा ना, जब ये इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी लग रहा होगा, क्योंकि ये तो चार्ज का अट्रैक्शन था 13.6 और 20। तो जब ये यहाँ से यहाँ वेलोसिटी से बाहर जा रहा था एटम के न्यूक्लियस से इंडिपेंडेंट होने के लिए, वहां भी तो थोड़ी काइनेटिक एनर्जी यूज होगी। तो कंप्लीट काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी 100%, अपन कहेंगे थोड़ा सा नेग्लिजिबल होगा, लेकिन थोड़ा सा कम तो काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए। अगर वो ऑप्शन नहीं होता तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट। तो जिस वेलोसिटी से वो इलेक्ट्रॉन इससे इंडिपेंडेंट हो रहा था वो तो हम काउंट कर ही नहीं रहे ना भाई, उस वेलोसिटी को भी तो काउंट करो कि इंडिपेंडेंट होने के लिए, इसलिए वो लिटिल लेस देन लिखा, दैट विल बी मच बेटर ऑप्शन। सर इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो हमेशा डिफरेंस से थोड़ा सा कम ही होगा। बहुत नेग्लिजिबल होता है, इसलिए अपन डायरेक्टली डिफरेंस लेके सॉल्व कर देते हैं क्वेश्चन को। बट सर अगर कभी लेस का ऑप्शन है तो वो करेंगे ना। लिखा ना अपन ने, अभी वही तो किया अपन ने अभी वही तो किया। ओके सर। चल आज इतना ही करते हैं क्योंकि अब टाइम हो गया, मेरी क्लास भी है नेक्स्ट। थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू चलो सर। बाय एवरीबॉडी, Bye, बाय sir. बाय बाय Thank you, बाय। sir. थैंक यू सर। ओके बाय Bye, sir. बाय।